Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. Student, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. शॉर्ट फॉर्म में हम उसको EBP बोलते हैं. क्लियर? आई होप स्टूडेंट आपने इससे प्रीवियस सारे वीडियोस देख लिए होंगे. अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं. क्लियर है? उसके बाद फिर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे क्या होता है, और लास्ट में हम रीड करेंगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है. तो पहले हम इसको समझेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है. क्लियर है? तो आइए स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, तो हमने पढ़ी है ना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन. वो क्या था? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर. करेक्ट? तो अगर मैं वाटर का पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप क्या कहेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस. क्यों? क्योंकि एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg. करेक्ट है? तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक ओपन कंटेनर बनाया हुआ है और उसमें लेट्स सपोज हमने वाटर लिया हुआ है. करेक्ट है? सो वाटर जब 100 डिग्री पे रीच होगा, जब हम हीट करेंगे और 100 डिग्री पे पहुँचेंगे, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा? 760. और वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 760 mm ऑफ Hg पे. तो हम 100 डिग्री को क्या कहेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. करेक्ट है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. करेक्ट है? क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने ये भी देखा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे. और हमने ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. करेक्ट है? और वो कैसा ग्राफ था? ये वाला ग्राफ. वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली क्या करता है? इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर. करेक्ट है? क्लियर? सो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, सेम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विथ टेम्परेचर. क्लियर? लेट्स सपोज हमने ये ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट किया. करेक्ट? एक्स एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है. वेपर प्रेशर है. क्लियर? सो स्टूडेंट, जब 100 डिग्री होगा तब वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. और वो कितना होगा? 760. क्लियर? और अगर हम ये किस टेम्परेचर पे है? 100 डिग्री पे. तो 100 डिग्री पे कितना प्रेशर है वाटर का? 760 में ऑफ Hg. यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 80 डिग्री पे कितना होगा, तो थोड़ा क्या होगा स्टूडेंट? कम होगा. 80 डिग्री पे ये 100 पे है, और ये किस पे? 80 डिग्री पे. तो 80 डिग्री पे लेट्स सपोज जो ये प्रेशर आता है वो हमारा कितना आता है? लेट्स सपोज वी एज्यूम 680 आता है. राइट? और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 60 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होगा, तो 60 डिग्री पे थोड़ा और भी कम होगा. लेट्स सपोज वो हमारा आता है 520. यही अगर मैं आपसे पूछता हूँ 40 डिग्री पे कितना होगा, तो 40 डिग्री पे थोड़ा और कम. लेट्स सपोज हम कितना कहें? 400 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 400 mm. और लेट्स सपोज 20 डिग्री पे आपसे पूछता हूँ मैं, तो कितना होगा? लेट्स सपोज वी एज्यूम इट 320. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बट लीनियरली नहीं बढ़ रहा है. वो कैसे बढ़ रहा है? एक्सपोनेंशियली. 100 डिग्री पे कितना होगा? 760 स्टूडेंट. 80 डिग्री पे लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया कितना है? 680 mm. 60 डिग्री पे हमने एज्यूम किया 520 mm. 400 पे 40 डिग्री पे लेट्स सपोज हमने एज्यूम किया कितना? 400 mm. और 20 डिग्री पे लेट्स सपोज एज्यूम किया कितना? 320 mm.
क्लियर। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जो वाटर है उसमें हमने लेट्स सपोज थोड़ा यूरिया मिला दिया। क्या मिला दिया? यूरिया मिला दिया, ठीक है, राइट। अब यूरिया क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उस समय क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करेक्ट है। सो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था वाटर का, कुछ ऐसा ग्राफ था, करेक्ट, जिसमें हमने 100 डिग्री पे कितना था? 760 था, राइट। और 20 डिग्री पे कितना था स्टूडेंट? 320 हमने माना था। और 40 डिग्री पे कितना था? 400। और 60 डिग्री पे हमने कितना एज्यूम किया था? शायद 520। और 80 डिग्री पे हमने स्टूडेंट एज्यूम किया था 680। क्लियर, राइट। सो अब हम अगर वाटर के में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, सपोज हमने यूरिया ऐड कर दिया, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि जो 20 डिग्री पे अब जो वेपर प्रेशर आएगा, क्या वो 320 आएगा कि उससे कम होगा? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कम, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का थोड़ा कम हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब लेट सपोज 20 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होगा? 280 आ गया। कितना आ गया? 280 आ गया, राइट। कितना है? 280। सिमिलरली जब 400 मैं आप 40 डिग्री पे आपसे पूछूंगा तो प्रेशर कितना होगा? अब वो 400 से थोड़ा कम होगा। लेट्स सपोज वो आता है कितना? 360 आता है। अब ये 40 डिग्री पे था, अब 60 डिग्री पे क्या 520 आएगा? नहीं। लेट्स सपोज वो कितना आता है? 450 आता है। अब 80 डिग्री में पूछूं मैं तो क्या 680 आएगा? नहीं। लेट्स सपोज 600 आता है। अब क्या 100 डिग्री पे क्या 760 आएगा स्टूडेंट? नो, उससे थोड़ा कम आएगा। लेट्स सपोज वो कितना आता है? 720 आता है। करेक्ट है। तो अगर अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, किसका ग्राफ? अब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज यूरिया का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसका? टेम्परेचर का। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट, करेक्ट है, क्लियर। ये वाला ग्राफ, पिंक वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या अब मैं आपसे पूछता हूँ 100 डिग्री पे जो सॉल्यूशन है जिसने में हमने यूरिया ऐड किया था, क्या वो बॉयल होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने ये बोला था कि 100 डिग्री पे जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। तो बॉइलिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। और वो कितना होना चाहिए? 760 होना चाहिए। इसका मतलब अब अगर आपको इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है तो आपको वेपर प्रेशर 720 से 760 तक बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और हमें पता है जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ इंक्रीज़ होता है किससे? विथ इंक्रीज़ इन टेम्परेचर से। इसका मतलब अब आपको अगर सॉल्यूशन को बॉईल करना है जिसमें हमने यूरिया ऐड किया था, उसको बॉईल करने के लिए आपको उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मोर देन क्या करना पड़ेगा? 100 डिग्री करना पड़ेगा, सो दैट कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना आ जाए। लेट्स सपोज स्टूडेंट वो जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना आता है? 760 आता है। कितना? 102 डिग्री पे कितना आ गया? 760 आ गया। अब इसका मतलब अब हम 102 डिग्री को क्या कह सकते हैं? 102 डिग्री इज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, करेक्ट है। और वाटर का क्या था बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। क्या बोलेंगे उसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। इसका मतलब आपको अगर उसको बॉईल करना है तो आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। क्योंकि जो पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री है, और वाटर कंटेनिंग यूरिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? अब 102 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री का एलिवेशन है या 2 डिग्री का
इंक्रीज है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है। और हमने देखा ये कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे। इसीलिए इस को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। करेक्ट स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ज़्यादातर हम अपने घरों में भी देखते हैं। अगर कभी आपने घर पे चाय बनाई हुई है तो जब चाय में उबाल आता है, बॉयल आता है, बॉयल आने के बाद अगर आप उसमें शुगर ऐड कर दें थोड़ा सा, तो बॉइलिंग क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ठीक है, क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो शुगर है वो नॉन वोलेटाइल है और उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब क्या है, आपने जब गैस पे चाय बना रहे हैं तो कंटिन्यूस हीटिंग हो रहा है, अब धीरे धीरे फिर से टेम्परेचर राइज होगा। अब जब फिर से जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का 760 mmHg जब पहुंचेगा, तब वहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाती है। इसीलिए जब आप शुगर ऐड करते हैं चाय के अंदर तो उबाल आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उबाल फिर थोड़ी देर बाद आता है जब फिर से वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, राइट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट इट वेपर प्रेशर गेट्स लोअर। इसका मतलब क्या होगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा, सो दिस मीन्स if you want to boil that solution, we have to increase the temperature so that again vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. This increase in temperature is known as elevation in boiling point. Correct? Clear? आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सारी यही जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे टॉपिक में हमने यही मेंशन किया हुआ है, राइट। आइए रीड कर लेते हैं अब। सो यहाँ पे मैंने क्या स्टूडेंट, वो ओपन कंटेनर बना रखा है जिसमें हमने क्या लिया था, वाटर लिया हुआ है, राइट। और वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं। बॉइलिंग कब होगी, जब वेपर प्रेशर 760 mm के बराबर हो जाएगा, और वो इक्वल होगा किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और ये किस पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये ग्राफ है किसका, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, किसका, वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का। तो आप लीजिए, यहाँ बना लीजिएगा किसका है, लिख लीजिएगा प्योर सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाटर। करेक्ट है। और 100 डिग्री पे क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 atm के बराबर होगा। करेक्ट। तो आइए रीड करते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट हैपन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, 760 mm of Hg। करेक्ट। नाउ इफ वी एड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट दैट इज वाटर, then it vapor pressure of pure water decreases. मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाउ इफ वी एड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर कितना था, 760 mm of Hg। बट फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या, वाटर प्लस यूरिया एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना, लेट्स सपोज कितना आ रहा है, 700 mm आ रहा है। हमने कितना एज्यूम किया था, 720। यहाँ पे मैंने कितना लिखा हुआ, 700। आप उसको 720 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू बॉयल द सॉल्यूशन वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमें अगर उसको बॉयल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। दस द बॉइलिंग ऑफ अ solution is always higher than the pure solvent। करेक्ट है, क्लियर है। तो याद रखेंगे, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही ज़्यादा हो किससे, प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा। करेक्ट। सो प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट जब वेपर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, उसका वाटर का जो वेपर प्रेशर है 100 डिग्री कितना होगा, 760 mm होगा। करेक्ट है। सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा स्टूडेंट, 760 mm Hg। और वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन
सपोज कितना 102 डिग्री पे कितना हो रहा है 760 mm ऑफ Hg हो रहा है, जो हमने एज्यूम किया था। करेक्ट है कि जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एट 102 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है ना, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, जब आपने यूरिया को डाला किसमें ऐड किया वाटर के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। लेट्स सपोज 100 डिग्री पे कितना हो गया, यहाँ पे हमने लिखा था 700 mm ऑफ Hg हो गया। इसका मतलब अगर आपको उसको 760 तक लेके आना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और वो 760 किस पे आ रहा है, सपोज 102 डिग्री पे कितना आया 760 mm ऑफ Hg आया। इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री का क्या है एलिवेशन है या इंक्रीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है, क्लियर। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने वही ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सेस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सेस पे क्या है स्टूडेंट टेम्परेचर। ये ऊपर वाला ग्राफ है स्टूडेंट वो प्योर सॉल्वेंट का है, और जो नीचे वाला ग्राफ वो किसका है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। करेक्ट है, तो ये वाला जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है स्टूडेंट वाटर है, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं T' बोल रहे हैं। जैसे टी बी कितना 100 डिग्री और T' कितना एज्यूम किया था हमने 102 डिग्री। सो यहाँ पे जो 2 डिग्री का जो डेल्टा टी है राइट, जिसको हम क्या करें डेल्टा टी बी, वो क्या होगा T' माइनस टी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि T' कितना है 102 और टी कितना था 100, तो डेल्टा टी कितना मिलेगा 2। करेक्ट है, इस डेल्टा टी को हम क्या कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट, टेम्परेचर of a solution minus temperature of a pure solvent is known as elevation in boiling point, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। करेक्ट है, बी स्टैंड फॉर बॉइलिंग। क्लियर। सो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने वही लिखा हुआ है, ये जो गैप है वो किसके बराबर है डेल्टा टी बी, उसी को हम क्या कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टी बी जो है वो T' माइनस टी बी के बराबर है। T' क्या है स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज यूरिया प्लस वाटर एज्यूम किया था हमने, आप कोई और भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और टी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है प्योर वाटर, और वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 2 का। करेक्ट है, क्लियर है। आप हमेशा यूनिट स्टूडेंट केल्विन में लेना टेम्परेचर को, हम पहले ही बोला हुआ है राइट। तो बट चेंज हमेशा क्या रहेगा सेम ही आएगा, चाहे आप केल्विन में ले चाहे डिग्री सेल्सियस में ले, चेंज हमेशा 2 ही मिलेगा। बट मेक अ हैबिट टू डू द कैलकुलेशन इन केल्विन ओनली। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता हूँ प्योर वाटर था राइट, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? क्योंकि उसमें उसका वेपर प्रेशर 760 mm Hg था। लेट्स सपोज हमने स्टूडेंट 2 सॉल्यूशन ले लिए, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। करेक्ट है, फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने लेट्स सपोज 10 ग्राम यूरिया यूज़ किया और दूसरे सॉल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया लिया। तो आप मुझे बता सकते हैं किसमें ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा? आंसर किसका होगा? सेकेंड सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट होता है, कितना आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। करेक्ट है, तो S2 का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे जब आपने 10 डिग्री लिया, लेट्स सपोज कितना आया 700 आया, और लेट्स सपोज जब आपने 20 डिग्री डाला लेट्स सपोज कितना है 660 mm आ गया। तो इसका मतलब जब आप 660 mm है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए? 660 से 760 तक। सो जब आप अमाउंट ऑफ यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उस समय वेपर प्रेशर ज़्यादा लोअर होगा। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा लोअर होगा तो इसका मतलब उसको बढ़ाने के लिए दोबारा 760 करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किस में 700 mm में था जब आपने 10 ग्राम ऐड किया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि जितना आप सॉल्यूट जितना ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। वेपर प्रेशर उतना नीचे जाएगा
और बॉइलिंग पॉइंट उतना ऊपर जाएगा। करेक्ट है ना। जितना ज़्यादा अमाउंट आप सॉल्यूट का ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का किसमें, सॉल्वेंट में, सो वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होगा। करेक्ट है, क्लियर है। सो हम कह सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के है इन द सॉल्वेंट या इन द सॉल्यूशन। करेक्ट है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। आप अमाउंट को स्टूडेंट मेजर कैसे करेंगे हम, विथ हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। करेक्ट है। सो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन यूनिट ले रहे हैं स्टूडेंट, वो ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं मोलैलिटी। करेक्ट है। तो प्लीज़ याद रखेंगे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ कर रहे हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज मोलैलिटी। क्लियर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मोलैलिटी के। करेक्ट है, क्योंकि अमाउंट जितना ज़्यादा मतलब वेट या मास ऑफ सॉल्यूट जितना ज़्यादा उतने मोल्स भी ज़्यादा, और मोल्स ज़्यादा तो मोलैलिटी भी उतनी ज़्यादा, और मोलैलिटी ज़्यादा होगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट शोज दैट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। करेक्ट है, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या आप स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे मोलैरिटी क्यों नहीं लिया, वाई नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, वाई नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी क्यों लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बट जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज करे होगा तो अगर हम मोलैरिटी लेते तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाती। सो इसीलिए हमने यहाँ पे मोलैरिटी कंसिडर नहीं किया। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऐसी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं जो किस पे, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। सो वो मोस्ट कॉमन कौन सी है, मोलैलिटी। इसलिए यहाँ पे हम टू मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वो क्या ले रहे हैं, मोलैलिटी कंसिडर कर रहे हैं, ना कि क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी के। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution and this amount is measured in terms of molality. Correct. So delta T is directly proportional to molality. Clear. So यहाँ पे स्टूडेंट मैंने वही लिखा, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m where m is molality, small m is molality. करेक्ट। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे स्टूडेंट तो एक कांस्टेंट यूज करने के बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। करेक्ट है। सो अगर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो हमने बोला था उस समय की जो प्रॉपर्टी होगी उसको बोलेंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ हम कोई आई वेंटा फैक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन आई इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू नॉर्मल ई बी पी, और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तब हम फॉर्मूले के साथ क्या यूज़ करेंगे, आई। करेक्ट है। और अगर आई नॉट इक्वल टू 1 होगा तो उस समय की जो प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कहेंगे हम, एबनॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट, क्लियर है। सो मैं अभी भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप हमेशा हैबिट रखिए कि आप हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, विथ आई वेंटा फैक्टर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। करेक्ट है। अगर ग्लूकोज यूरिया या सुक्रोज गिवन है तो अपने आप आई 1 हो जाएगा, तो आप अपने आप एक्सप्रेशन कौन सा डेवलप हो जाएगा, अबव ऊपर वाला। करेक्ट है। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है सो दिस मीन्स क्या फॉर्मूला अपने आप यहाँ पे आई, उसके हिसाब से हम वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। करेक्ट है ना, क्लियर है। और अगर कोई सॉल्यूट गिवन नहीं है, अननोन सब्सटेंस है, तो हमें पता है हमें आई कितना लेना है, 1 लेना है। सो फिर से अगेन फॉर्मूला कौन सा डेवलप हो जाएगा, ऊपर वाला। करेक्ट है। सो आगे रीड करते हैं स्टूडेंट हम, एज यू नो दैट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डेल्टा टी बी ऑल्सो इंक्रीजेज। हमें पता है जितना ज़्यादा क्या होगा, अमाउंट होगा या मोलैलिटी होगा, उतना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। डेल्टा टी बी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई स्टूडेंट हमें पता है क्या वेंटो फैक्टर है, और एम क्या है, मोलैलिटी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो के बी है वो क्या है, राइट। के बी स्टूडेंट यहाँ पे के बी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है, के बी स्टैंड्स फॉर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, EBU
ILIOSCOPIC, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, करेक्ट है। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, आई इंटू के बी इंटू एम। अब स्टूडेंट मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम में गिवन है तो क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी। मोल्स को क्या लिख दिया स्टूडेंट हमने, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वेट अगर ग्राम में है सो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वॉट स्टूडेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में लेना है स्टूडेंट, एम बी इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। अगर हमें डायरेक्टली मोल्स गिवन स्टूडेंट तो हम यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को सिर्फ क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे, करेक्ट है। सो इन टर्म्स ऑफ मोल क्या फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एन बी इंटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, करेक्ट है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू ए किसमें केजी में गिवन है तो 1000 बी नहीं आएगा, सिर्फ एन बी अपॉन डब्ल्यू ए आ जाएगा, करेक्ट है। व्हाट इज एन बी स्टूडेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनीशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ के बी, करेक्ट है। के बी क्या होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू वॉट, एम। तो स्टूडेंट अगर हम आई को 1 ले लें और मोलैलिटी भी मैं 1 लेता हूँ, मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन लेता हूँ, दिस मीन्स डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, के बी के बराबर। सो नाउ वी कैन डिफाइन द के बी, व्हाट इज के बी, के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। कोई भी 1 मोलल सॉल्यूशन होगा तो जो के बी होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा व्हेन आई इज इक्वल टू कितना है, 1 है, करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई एम इंटू के बी, आई इज इक्वल टू 1, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ई बी पी फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन व्हेन वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू आई, करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट, राइट। क्या स्टूडेंट आप मुझे के बी की यूनिट बता सकते हैं, क्या के बी की कोई यूनिट होगी, तो आंसर है यस, के बी की यूनिट आप यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा। के बी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी बी अपॉन व्हाट स्टूडेंट, मोलैलिटी, आई की कोई यूनिट नहीं होगी, डेल्टा टी बी दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर में से किस में आएगा, केल्विन में, पर मोलल, और हमें मोल पता है स्टूडेंट, मोलैलिटी क्या होता है, दैट इज मोल्स पर के जी। तो के जी कहाँ चला गया न्यूमरेटर में, तो केल्विन इंटू के जी क्या आएगा, पर मोल। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी, केल्विन के जी पर मोल, प्लीज़ यहीं पे मेंशन कर लीजिएगा, केल्विन के जी पर मोल, करेक्ट है। मैंने नहीं लिखा है तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, कि अगर हमारे पास 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन है और 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन है, क्या इन दोनों केसेस में के बी डिफरेंट आएगा कि के बी सेम आएगा। हमने सॉल्वेंट सेम लिया है, सॉल्वेंट स्टूडेंट वाटर है, करेक्ट है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, के बी फॉर 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लिख लीजिएगा एंड 1 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज सेम और डिफरेंट। क्या वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आंसर क्या है, सेम आएगा के बी। क्यों, क्योंकि जो के बी है स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की, किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की, करेक्ट है। वो के बी जो डिपेंड करता है वो सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट पे। सो यहाँ पे सॉल्वेंट दोनों में कॉमन है, दैट इज वाटर। इसका मतलब वो 1 मोलल हो या 2 मोलल हो, 1 मोलल यूरिया हो सॉरी, या 1 मोलल ग्लूकोज हो या 1 मोलल सुक्रोज हो, कुछ भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर सॉल्वेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेम के बी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इफ सॉल्वेंट इज सेम देन फॉर 1 मोलल यूरिया एंड 1 मोलल ग्लूकोज के बी विल रिमेन सेम। मैं पहले बोल रहा हूँ के बी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, के बी फॉर 1 मोलल ग्लूकोज एंड 2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन विल बी सेम और डिफरेंट। इस बार क्या स्टूडेंट, हमने अमाउंट चेंज कर दिया है बट सॉल्यूट सेम रखा है, 1 मोलल ग्लूकोज और 1 मोलल
सॉरी 1 मोलर ग्लूकोज और 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, और आपसे पूछा है कि क्या Kb इस बार सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आंसर फिर से स्टूडेंट क्या है, सेम रहेगा। द रीज़न इज़ वाई, क्योंकि आप जो Kb डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, 1 मोल के लिए, पर मोलर के लिए। इसका मतलब चाहे वो 1 मोलर हो चाहे 2 मोलर, बट Kb डिफाइन तो सिर्फ किसके लिए, 1 मोलर के लिए। इसका मतलब फिर से Kb क्या रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट है, क्लियर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, जो Kb है स्टूडेंट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट है, वो ना नेचर पे डिपेंड करता है ना ही अमाउंट पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे लिखा, फिर से मैंने वही लिखा हुआ है स्टूडेंट, Kb is defined per molar solution, so it does not depend upon the quantity of solute in the solution. करेक्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, Kb depends upon, sorry, Kb is a property of solvent, it is independent upon nature of solute as well as amount of solute present in the solution. करेक्ट है, क्लियर। स्टूडेंट ज़्यादातर जो Kb की वैल्यू होगी सॉल्वेंट की, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, बट समटाइम वो आपसे एक आध क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जिसमें Kb कैलकुलेट करने को पूछेगा आपसे। करेक्ट है, सो Kb कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, वो हम देख लेते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, Kb विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, बट इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन वी कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाउ, फॉर्मूला टू कैलकुलेट Kb इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, Kb इज इक्वल टू क्या है, M कैपिटल M इंटू R इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। रिपीट कर रहा हूँ, Kb इज इक्वल टू क्या है, M कैपिटल M इंटू R इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। व्हाट इज M, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R इज गैस कांस्टेंट, TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, LV इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सॉल्वेंट। करेक्ट स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट राइट। और यूनिट मैंने पहले ही बताया था, आपको यूनिट याद रखनी है। क्या था यूनिट Kb की, केल्विन kg पर मोल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, राइट। और आपको Kb ऑफ वाटर याद रखना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो वाटर की Kb की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 0.52 होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट, हमें पता है जो अभी हमने डिराइव किया था, जो डेल्टा TB है वो I इंटू KB अपॉन WB इंटू MB अपॉन 1000 इंटू WA है। करेक्ट है, दिस मीन्स जो डेल्टा TB है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MB है। MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस मीन्स डेल्टा TB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। करेक्ट, और हमने पहले पढ़ा भी था, मैंने लिखवाया भी था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होती है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि डेल्टा TB इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले बोला था, इसको बाद में हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ क्या होती है, सॉल्यूट होती है। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट, तो उस समय जो मोलर मास होता है सॉल्यूट का वो क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास। अब जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा उस समय का जो मोलर मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम वेंटॉफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। वो क्या हमने पहले डिफाइन किया था, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ये वैसे पहले भी हमने लिखा हुआ बट एक बार आप मेंशन कर लीजिएगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। करेक्ट है, नॉर्मल कब आ गया, वेंटॉफ फैक्टर इज इक्वल टू 1, और जब वेंटॉफ फैक्टर नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या था, एबनॉर्मल मोलर मास। करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, Kb इंटू एम, दैट इज मोलैलिटी। अब नॉर्मल क्या है, I इंटू Kb इंटू एम। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, एबनॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइड बाय नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है, ये हम पहले भी हमने लिखा था ये, राइट। वेंटॉफ फैक्टर इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्यों होता है, राइट। हमने मोलैलिटी क्यों लिया, और Kb क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और डेफिनेशन क्या होती है Kb की, राइट। क्लियर स्टूडेंट, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। आपको अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करें या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। करेक्ट है,
राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, या ऐसे कहें कि वो सॉल्यूशन बॉयल नहीं हो पाता। तो उसको बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है सो दैट वेपर प्रेशर बढ़ जाए। करेक्ट है। इसी इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। और अमाउंट मेजर करते हैं हम यहाँ पे किसके टर्म्स में, मोलैलिटी के टर्म्स में। करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। करेक्ट। स्टूडेंट, थैंक यू।